डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तेज गर्मी के बीच पांचों संभाग में येलो अलर्ट। रायपुर बिलासपुर में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। दुर्ग सरगुजा में गरज चमक के साथ पड़ेंगी बौछारें। सीज फायर पर कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को किया याद। भूपेश बघेल बोले, जब तक तोड़ा नहीं तब तक छोड़ा नहीं। सर्वदलीय बैठक, संसद सत्र बुलाने की मांग। $800 करोड़ में लगेंगे बायो सीएनजी प्लांट। 25 साल की लीज पर देंगे 10 एकड़ जमीन। स्टेशन से शहर के 16 रूट पर चलेंगी 100 ई बसें। हर 15 मिनट में छूटेंगी बस। केवल 37 बसें चलने के चलते लोगों को नहीं मिल पा रही थी सुविधा। और अब कलेक्टर निभाएंगे कंट्रोलर की भूमिका। 8 शहरों में बनेंगे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। 2 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ उनके अधिकारों के हनन के मामलों पर भी संवेदनशीलता और नवाचार के साथ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को पढ़ाई से वंचित होने पर बाल श्रम के मामलों की भी जांच की जाएगी। डॉक्टर वर्णिका ने राज्य सरकार की सामाजिक सरोकारों के प्रति गंभीरता की सराहना करते हुए कहा कि आयोग इन प्रयासों को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। प्रदेश में बाल संरक्षण को लेकर के इस बार हम पूरी योजना के साथ हैं, कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि अच्छे से और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने प्रयासों को करेंगे। एक लाइन हमने रखी है अपने लिए और आप सबके लिए, आप सबके सहयोग से एक्शन तो होंगे पर इनोवेशन के साथ होंगे। इनोवेशन तो होंगे पर इमोशन के साथ होंगे। बात सिर्फ गर्व की नहीं रहेगी, बात मर्म की रहेगी। बालकों के अधिकारों का संरक्षण ही नहीं किया जाएगा, उनके हितों का संवर्धन भी किया जाएगा। चाहे वो बच्चे सीएनसीपी वाले हों, चाहे वो बच्चे सीसीएल वाले हों, चाहे वो बच्चे सीएल हों। कहने का मतलब बच्चे जिनको सुरक्षा की ज़रूरत है, बच्चे जो विधि विरुद्ध हो चुके हैं, बच्चे जो अब सामाजिक सरोकार की समाज से जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बच्चे जो माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में हैं, उनकी भी सुरक्षा के लिए जो भी कदम होगा सभी उठाए जाएंगे। कदाचित ये कदम शनैः शनैः गिलहरी प्रयास के रूप में होंगे, परंतु हमारे प्रत्येक कार्य सच और शाश्वतता को लिए हुए ही होंगे। पदस्थापना के तुरंत बाद ही, पदभार ग्रहण करने के बाद ही अनुशंसाएं जारी की। उसमें प्राथमिकी के तौर पे वे बच्चे जिनका हक है अध्ययन करना और उनके हितों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है या वो अपने जीवन को सुचारू नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि वे बाल श्रम जैसे कार्यों में लिप्त हैं या किसी मजबूरी के चलते यदि लिप्त हैं, तो उन बच्चों के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है। एकल खिड़की से हमारा तात्पर्य है एक ऐसी उपार्जन की खिड़की जिसमें उनके हितों से संबंधित समस्त योजनाओं को बाल अधिकार से जुड़े समस्त अधिकारीगण और विभिन्न जो विभाग हैं उनसे जुड़े लोग उन तक के एक मर्म स्पर्शी रूप में जनहितकारी कार्य के रूप में पहुंचाएंगे। दिशा के लिए सही दशा का होना बहुत जरूरी होता है और सही दशा होने के लिए सबके सामूहिक प्रयासों का होना जरूरी होता है। मैं पालकों से और शिक्षकों से जो सब अपना कार्य कर रहे हैं उनसे केवल एक ही निवेदन करूंगी, वर्तमान में माहौल को, परिवेश को संभालना और सुधारना जरूरी है। केवल मेरा बच्चा ही मेरा बच्चा नहीं है, मेरे पास खड़ा बच्चा भी मेरा बच्चा है। ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, परिवेश कई व्यक्तियों से, कई पूरे समाज से मिलकर बनता है। तो मेरे इस आग्रह को विनम्र रूप से स्वीकार करेंगे।
अगली खबर आपको बता रहे हैं जहां रायपुर के खरोरा से एक खबर सामने आई है, जहां ग्राम छत और थाना विधानसभा की पुनीत साहू के रिश्तेदार स्वराज माजदा का वाहन एक टेलर से टकरा गया। आपको बता दें कि हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें महिलाएं, बालिकाएं और एक युवक शामिल है, जिसमें 6 माह की बच्ची भी शामिल है। वहीं हादसे के तुरंत बाद कुछ घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रायपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और आरंग विधायक खुशबंद साहिब घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। जैसे ही हम सबको पता चला तो हम सभी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और वहाँ पर भी त्वरित सारी व्यवस्थाओं को की गई, एम्बुलेंस वगैरह व्यवस्था की गई और सारे अधिकारी लोग पहुँचे हैं और सभी जो उसमें से बहुत सारे लोगों की सूचना मिल रही है कि लगभग 14 लोग की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग घायल हैं, जिसको भी यहाँ पर लाया जा रहा है। निश्चित ही अच्छे से इलाज कराएंगे और मृतात्मा के लिए हम सब कहीं न कहीं उसके लिए दुखित हैं और उनके लिए कहीं संवेदना है हम सब के परिवार के लिए। और जो मेरे विधानसभा की आप चटौती जो लोग षष्ठी कार्यक्रम में गए हुए थे और वापसी आते हुए ये घटना हुआ है, निश्चित ही हम सब अभी और भी जानकारियाँ ले रहे हैं, उसके बाद बाकी जानकारियाँ आपसे बात करेंगे। देखिए, बहुत ही दुखद दुर्घटना है जो कुछ लोग हमारे एक गांव के दूसरे गांव में गए थे, कुछ पारिवारिक जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं उसके समय में लौट रहे थे, वहीं एक ट्रेलर से दुर्घटना हुई है उसमें अभी तक की जो जानकारी है उसमें 13 लोगों की सूचना है और घायलों की संख्या का अभी कुछ घायल भी 5-6 लोग हैं, उनको लाया जा रहा है। अगली खबर जहां बलौदा बाजार रायपुर मार्ग पर सारा गांव के समीप हुए भीषण सड़क हादसे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया और इस घटना पर उन्होंने दुख जाहिर किया। इसके अलावा उन्होंने इसे हृदय विदारक घटना करार देते हुए कहा कि 13 लोगों के निधन का समाचार है और इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। जो घायल हैं उनका इलाज अंबेडकर अस्पताल में चल रहा है। एक हृदय विदारक घटना सड़क दुर्घटना से हुई है। 13 लोगों के निधन का समाचार है। ये तो अत्यंत हृदय विदारक घटना है। मैं सभी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ। घटना की जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद भी पहुंचाएंगे। सर एक हृदय विदारक घटना। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजनांदगांव से, जहां राजनांदगांव को तेंदुपत्ता का गढ़ माना जाता है, जहां पूरे देश से लोग तेंदुपत्ता खरीदने आते हैं। तेंदुपत्ते का उपयोग मुख्य रूप से बीड़ी बनाने में किया जाता है और इसकी उच्च गुणवत्ता के लिए राजनांदगांव की पहचान अब भी बनी हुई है। 5 मई से तेंदुपत्ता की कटाई शुरू हो गई है, जो वन विभाग और पुलिस विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान नक्सलियों की एंट्री का खतरा भी बना रहता है और अतीत में नक्सलियों ने तेंदुपत्ता व्यापारियों से अवैध वसूली की थी, जिससे सुरक्षा की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ गई है। सीजन को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने एक डिटेल लेटर डीएफओ साहब को लिखा है, राजनांदगांव डीएफओ साहब को, और इसमें हम लोग एक मीटिंग भी जल्दी आहूत करने वाले हैं सभी ठेकेदारों की। इसमें 2 मुख्य चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक तो जितने लेबर जो बाहर से आते हैं इसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं उन सब का जो वेरिफिकेशन है वो हम लोग उनसे डिटेल लेके करवाते हैं, ताकि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व या कोई जैसे बस्तर के क्षेत्र में कई बार हम लोगों को नक्सल गतिविधियों का भी लेबर के फॉर्म में आने की सूचना मिलती है। दूसरा, लेवी कलेक्शन जो नक्सलियों का एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हमेशा से रहा है तेंदुपत्ता कलेक्शन से, उसके ऊपर हम लोगों का विशेष फोकस शुरू से रहा है।
पिछले साल भी हम लोगों ने मीटिंग लेके सभी ठेकेदारों को सचेत भी किया था कि कोई किसी भी तरह की लेवी देने के लिए ना उसमें रहे, इन्वॉल्व रहे। दूसरा, अगर कोई उनको तंग करता है, तेंदुपत्ता कलेक्शन में कोई धमकी देता है, तो उसकी जानकारी भी तुरंत पुलिस को दे और हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। उसी तर्ज पे इस साल भी हम लोग वही सेम तरह से मीटिंग्स रखेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है और पूरी तरह से हम लोग इस चीज़ के लेके करबद्ध हैं कि जो नक्सलियों का जो सप्लाई चेन है और जो उनका फंडिंग चैनल है, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाए। इस वर्ष तेंदुपत्ता सीजन की तोड़ाई 5 तारीख को प्रारंभ की जा चुकी है। इस वर्ष का लक्ष्य 80,800 मानक बोरा है। कैसे तैयारी कैसे की जाएगी? हर वर्ष की तरह फरवरी के एंड में, फरवरी मिड में शाक कर्तन का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। तो शाक कर्तन कार्यक्रम के लगभग 45 दिवस बाद तेंदुपत्ता तोड़ाई और फड़ के अंदर तेंदुपत्ता इकट्ठा किया जाता है। अपने जिले में कितने संग्राहक हैं? लगभग 51,000 संग्राहक हैं, परिवार हैं। परिवार हैं तो वो भी तेंदुपत्ता तोड़ाई में लगे हुए हैं। हाँ, जो रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड हैं जी। सीजन को ध्यान में अगली खबर आपको बता रहे हैं कोरिया से, जहां कोरिया जिले में विज्ञान और खगोलीय शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई है। जिला प्रशासन, कोरिया जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी और बैक थ्रू साइंस सोसाइटी कोरिया के संयुक्त तत्वाधान में मेगा स्काई वॉचिंग कार्यक्रम का आयोजन 10 मई 2025 को शासकीय आदर्श रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल बैकुंठपुर के मिनी स्टेडियम में किया गया। इस कार्यक्रम में 500 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जो न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी माना जा रहा है। तो कोरिया में मेगा स्काई वॉचिंग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों में रुचि होने के साथ साथ अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज भी बढ़ाई जा सके। इसको लेकर काफ़ी तादाद में अलग अलग स्कूलों से छात्र छात्राएं शामिल हुए, जिनमें लगभग 500 छात्रों ने इसमें चंद्रमा मंगल के दीदार किए और इस सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से जाना। अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बांकी मोगरा स्थित नगर पालिका कार्यालय में एक विवाद के चलते पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 5 लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। इनमें एक पार्षद, एक महिला और 3 सहयोगी शामिल हैं। नगर पालिका की सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्षद मधुसूदन दास और सुनीता मिरी सहित 5 लोगों ने नगर पालिका कार्यालय में ताला लगाने का प्रयास किया और अनावश्यक शोर शराबा मचाया, जिससे काम में बाधा महसूस हुई। और जब अधिकारियों ने बाहर आकर स्थिति का जायजा लिया तो इन लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो देखा आपने इन तस्वीरों में कि किस तरीके से ये स्थिति निर्मित हुई थी। मामला हाथापाई तक, गाली गलौज तक पहुंच गया था। इस पूरे प्रकरण में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो सीएमओ की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। हंगामा कितना ज्यादा बढ़ गया था, ये तस्वीरों से साफ है। अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में शनिवार रात को सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल
जनवानी रोड और सिविक सेंटर में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ये सुरक्षा जांच रात करीब 8:30 बजे से 11 बजे तक चलती रही, जिसमें पार्किंग, बेसमेंट और मॉल के भीतर ही मौजूद दुकानों की गहन तलाशी ली गई। इस मॉक ड्रिल में भिलाई नगर के सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, डीएसपी चंद्र प्रकाश तिवारी, स्मृति नगर चौकी प्रभारी गुरविंदर संधू और छत्तीसगढ़ फोर्स के जवान उपलब्ध रहे। टीम ने मॉक ड्रिल के दौरान ही आसपास खड़ी गाड़ियों, दोपहिया वाहनों और संदिग्ध वस्तुओं की विस्तृत जांच की। अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के संदर्भ में पाकिस्तान द्वारा सीज फायर के उल्लंघन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय सेना की शक्ति और शौर्य कितने उच्च स्तर पर है। उनके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ये संकेत भी देती है कि इसे पाकिस्तान द्वारा युद्ध के रूप में माना जाएगा। अरुण साव ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, जो हमारी सैन्य क्षमता और सैनिकों की दक्षता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारत की सरकार ने कई ऐतिहासिक और मजबूत निर्णय लिए, चाहे सिंधु जल समझौता को निलंबित करने का मामला हो, पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा को निरस्त करने का मामला हो, सीमाओं को बंद करने का मामला हो, और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, ये बहुत बड़ी जीत भारत की हुई है, भारत की सेना की हुई है। जब पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त किया, और जैसा बताया जा रहा है कि लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज गया कि भारत में सिंदूर का क्या महत्व होता है, सिंदूर की क्या कीमत है, और भारत आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए किसी हद तक जा सकता है, ये प्रमाणित हुआ। भारत का सक्षम नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय सेना का शौर्य इस ऑपरेशन से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। और देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खुशियां मनाई गई, जय हिंद के नारे लगे, भारत माता के जयकारे हुए और भारतीय सेना की वाहवाही हुई, नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व की वाहवाही हुई, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। और ये पूरी दुनिया में संदेश गया कि भारत हर प्रकार के पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में पूरी तरह सक्षम है, मजबूत है। यह भी परिलक्षित हुआ कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, जिस प्रकार से कटोरा लेकर वो घूम रहा है, तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए दुनिया में बड़ा संदेश गया है। पहलगाम। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।